गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माइंड क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे कि वाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड। इतना बड़ा महान काम करने के बाद भी मेंडल को वो पहचान, वो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाया जिसके वो भागीदार थे, जिसके वो हकदार थे। अर्थात वो उनको मिलना चाहिए, जितना बड़ा उन्होंने काम किया था उतना उनको वो पब्लिसिटी, वो एक जो फेम मिलना चाहिए, एक प्रसिद्धि मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। अर्थात उनका रिकॉग्निशन जो होना चाहिए, पहचान बनना चाहिए इस वर्ड में, वो नहीं मिल पाया। आइए बात करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स में। मेंडल्स वर्क रिमेंड अनरिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 1865 टू 1900 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अर्थात मेंडल को इन निम्नवत कारणों की वजह से सन 1865 से लेकर 1900 तक उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। अर्थात कुल मिलाकर 35 वर्षों तक उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने जो अपना काम किया था, जो उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर काम किया और उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का जो नियम दिया, उस नियम को उन्होंने कब सन 1866 1865 ईस्वी में उन्होंने छपवाया था, उन्होंने भेजा था, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जिसके वो भागीदार होना चाहते थे, लेकिन नहीं मिला। आइए बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर जिसकी वजह से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। पहला जो है वो ये है, कम्युनिकेशंस वाज नॉट ईजी दोज डेज। उस समय जो कम्युनिकेशन था, जो एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से कोई सूचनाएं दी जाती है जिनको हम संप्रेषण कहते हैं, तो उस समय कम्युनिकेशन गैप था। अर्थात लोगों के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, अर्थात वो कोई अच्छा माध्यम नहीं था, किसी प्रकार का कोई मीडिया नहीं था, किसी प्रकार का कोई पत्राचार करस्पॉन्डेंस मीडियम नहीं था, जिसकी वजह से उनके लेख या उन्होंने जो काम किया था वो दूसरे महान वैज्ञानिकों के कानों तक पहुंच सके। अर्थात उस सोसाइटी में पब्लिसिटी वो नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था। अर्थात किसी न किसी प्रकार से संप्रेषण का कोई माध्यम नहीं था, किसी पत्राचार की कमी थी। आज के ज़माने में तो देखिए मीडिया इतना प्रभावी है कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो वो तुरंत रातों रात वायरल हो जाता है ना। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं ना कहीं बहुत सारे पेपर करस्पॉन्डेंस इस समय बहुत प्रभावी है, मास मीडिया बहुत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत प्रभावी है। लेकिन उस समय मेंडल के ज़माने में जब 1865 की बात हुआ करती थी, तो उस समय कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। अर्थात इनके लिखे हुए जो नियम थे, जो लिखे गए इनके लेख थे, जो इन्होंने काम किया था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर, वो पहुँच नहीं पाया, महान वैज्ञानिकों के कानों तक वो नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। दूसरा क्या काम था? हिज कंसेप्ट ऑफ जीन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स वाज नॉट एक्सेप्टेड। जो मेंडल ने एक फैक्टर नाम दिया था, जिसको बाद में चलकर जीन नाम दिया गया, फैक्टर जो जिम्मेदार होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? माता पिता के लक्षण का संतान में ट्रांसफ़र होना और एक्सप्रेस होना, दिखाई देना। जैसे हमारे माता पिता के जो लक्षण हमारे अंदर प्रतिबिंबित होते हैं, हमारे अंदर दिखाई देते हैं, वो क्या है? उसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। और उस फैक्टर को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं। वो फैक्टर क्या है, उनके समझ से बाहर था। अर्थात उस समय के वैज्ञानिकों के समझ के बाहर था। मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था, और उन्होंने ये बताया था कि फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। उन्होंने ये बताया था कि पेरेंटल जो कैरेक्टर होता है, माता पिता के जो कैरेक्टर होते हैं, वो बच्चों तक, अर्थात वो जो प्रोजेनी होते हैं, जो उनके संतान होते हैं, उनके पास तक ट्रांसफ़र होना और वो लक्षण प्रतिबिंबित होना, एक्सप्रेस होना, दिखाई देना, ये फैक्टर की वजह से होता है, जिसका नाम मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था। वही आगे चलकर जीन हो गया। इस फैक्टर को लोगों को समझ में नहीं आया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा क्या है? अगला क्या है? ही आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द जीन। मेंडल ये भी समझाने में असमर्थ रहे कि जीन का फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, अर्थात जीन कहाँ पाया जाता है, उसके एक्चुअल पोजीशन को वो नहीं बता पाए। इसको बताने में वो असमर्थ रहे कि जीन का फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, वो नहीं समझा सके, जिससे लोगों ने इनके कहे गए बातों को विश्वास नहीं किया। अगला क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? मेंडल्स कंसेप्ट ऑफ यूजिंग स्टैटिकल methods and mathematical logic was new and not accepted by the most of the biologists of that time। अर्थात मेंडल ने जो स्टैटिस्टिक का प्रयोग किया था, जो सांख्यिकी विधि के द्वारा उन्होंने गणित का एक सहारा लिया था, मैथमेटिक्स लॉजिक पर उन्होंने जेनेटिक्स को समझाया था, वो उस समय के वैज्ञानिकों के समझ के परे था और वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाए, उसको नहीं माने। लोगों ने कहा कि ये बायोलॉजी में मैथ कहाँ से आ गया।
तो मैथमेटिकल एनालिसिस जो उन्होंने किया था, जो स्टैटिक्स का प्रयोग किया था उन्होंने, और मैथमेटिकल लॉजिक के द्वारा जेंटिस को समझाया था, जो उन्होंने एक 3:1 या 1:2:1 का अनुपात दिया था, 9:3:3:1। तो जो मैथमेटिक्स को लगाया था मेंडल्स ने, उस समय के वैज्ञानिकों के परे था, अर्थात वो उसको समझ नहीं सके। उन्होंने ये सोचा कि ये बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया, अर्थात उस समय के वैज्ञानिकों में गणित इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, वो समझ नहीं पाए। अर्थात मेंडल बहुत आगे चल रहे थे, अपने उस समय के जनरेशन से बहुत आगे चल रहे थे, लोग उनको समझ नहीं पा रहे थे। अगला क्या था, ही फेल्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ हॉकविड हेरेसियम प्लांट बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर लाइन इन दिस प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे कि उस समय जब मेंडल ने अपना काम किया तो उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को उस समय के सबसे फेमस बॉटनिस्ट नगेली साहब को भेजा था पढ़ने के लिए। उन्होंने जब अपना रिसर्च काम किया था, रिसर्च वर्क किया था, उस रिसर्च वर्क को, उस पेपर को उन्होंने उस समय के महान बॉटनिस्ट कार्ल नगेली के पास भेजा था पढ़ने के लिए। तो नगेली ने इनके लेख को उतना तवज्जो नहीं दिया और ये कह के उसको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया है वो किसी काम का नहीं है, ये बकवास है। क्यों कह दिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप पाइसम सटाइवम जो उन्होंने काम किया था, मेंडल साहब ने पी प्लांट पर काम किया था, तो उन्होंने एक अपना प्लांट दिया उस समय, चूंकि वो अपना काम रिसर्च करा रहे थे अपने स्टूडेंट का, किसको, कार्ल कॉरेंस को। कार्ल कॉरेंस जो है नगेली के शिष्य थे। तो नगेली साहब कार्ल कॉरेंस को अपना रिसर्च वर्क करा रहे थे और वो किस प्लांट पर करा रहे थे, हॉकवीट पर, अर्थात हेरेसियम पर। तो उन्होंने कहा कि मटर के पौधे पर आप रिसर्च न करके इस हॉकवीट पर ले जाओ, रिसर्च करो और देखो कि क्या वही अनुपात आ रहा है, जो मटर के पौधे का जो रेशियो आ रहा है, जो वो रिजल्ट आ रहा है, क्या वही रिजल्ट इस हॉकवीट पर आएगा? अगर ये आता है तब तो आपका रिसर्च, आपका जो काम किए हैं, आपका हाइब्रिडाइजेशन पर जो पेपर है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज कैंसिल माना जाएगा। तो नगेली साहब ने इनको ये प्लांट भेजा और ये मेंडल साहब इस हॉकवीट प्लांट पर भी काम किया। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ अनएबिलिटी ऑफ द प्योर लाइन ऑफ दिस प्लांट, मेंडल साहब वो निष्कर्ष निकालने में असमर्थ रहे जो उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला था, किसमें, पी प्लांट पर। अर्थात मटर के पौधे पर जो उनको एक्सपेक्टेड एक रिजल्ट मिला था, वो रिजल्ट इसमें हेरेसियम प्लांट पर, हॉकवीट प्लांट पर नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, इसका कारण बता रहा है, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर लाइन इन दिस प्लांट। अर्थात इसमें प्योर लाइन वेराइटी के प्लांट नहीं थे। जबकि आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है कि जो प्लांट मटर के पौधे थे उसमें प्योर लाइन वेराइटी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड प्योर लाइन वेराइटी ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिला था। अर्थात कैपिटल टी, स्मॉल टी, बिल्कुल साफ ढंग से जो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो स्पष्ट रूप से पी प्लांट पर दिखाई दिया। लेकिन जब हॉकवीट पर उन्होंने इसको करना चाहा तो यहाँ एक प्योर लाइन वेराइटी का कैरेक्टर्स नहीं दिखाई दिया। अर्थात यहाँ जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो स्पष्ट नहीं था, जिसकी वजह से उनका वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया जो पी प्लांट पर आया था। तो जब इसको वो समझा नहीं पाए कि बिल्कुल सच रिजल्ट आ रहा है, तो इनका ये लेख कैंसिल मान लिया गया। उन्होंने उसको तवज्जो ही नहीं दिया। तो उस समय के जो उनके तत्कालिक जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी बॉटनिस्ट थे, जितने भी जेनेटिसिस्ट थे, वो इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मेंडल ने जो काम किया वो सही है। ठीक, अगला जो कारण है ये देखिए, वर्ल्ड वाज बीइंग रॉक्ड बाय द डार्विन्स थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस समय के सबसे रिनाउंड वैज्ञानिकों में नाम चल रहा था चार्ल्स डार्विन का, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने अपना जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, जैव विकास के अंतर्गत उन्होंने जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था, ये पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवी में, जब किसी रिनाउंड हीरो का कोई फिल्म आता है तो और उसका नाम अगर हो रहा हो और उसके बगल में कोई दूसरा नया हीरो अगर कोई बढ़िया फिल्म भी बनाया हो, तो उसके नाम के चकाचौंध में नए वाले हीरो के जो फिल्म होते हैं उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो इसी प्रकार से डार्विन उस के फेमस वैज्ञानिक हुआ करते थे और उनका जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था उसके अंतर्गत उन्होंने जो बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पूरी दुनिया में रॉक्ड अर्थात तहलका मचा दिया था, हिला दिया था पूरी दुनिया को। और इनके इस लेख के आगे डार्विन के इस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को तवज्जो नहीं दिया गया। अर्थात इनको वो फेम, वो प्रसिद्धि, किसी का ध्यान ही नहीं गया मेंडल की तरफ। सबका ध्यान आकर्षित किधर था, डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर। इसलिए डार्विन के लेख को ज़्यादा तवज्जो दिया गया और मेंडल के लेख को तवज्जो ही नहीं दिया गया। उस समय के वैज्ञानिक इनको क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। मेंडल्स कंक्लूजन वर अहेड ऑफ दिस टाइम। जो मेंडल का निष्कर्ष था, रिजल्ट था, वो उस समय से बहुत आगे चल रहा था। अर्थात मेंडल का जो सोच था, जो विचार था, उस समय के विचार से कहीं बहुत आगे चल रहे थे, इसलिए लोग उनको नहीं समझ पाए। क्योंकि मेंडल जो है उस ज़माने से आगे चल रहे थे, उनकी सोच जो है उस ज़माने से कहीं ज़्यादा आगे चल रहा था, जिसको समझने में उन लोगों को नहीं, उनको समझ के परे हो गया, वो लोग समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से मेंडल को 35 साल तक वो रिकग्निशन, वो पहचान नहीं मिल पाया
जिसके वो हकदार थे। अर्थात 1865 से लेकर 1900 तक मेंडल को वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया। और मेंडल क्या होते हैं, सन 1884 ईस्वी में मर जाते हैं, उनका देहावसान हो जाता है, डेथ हो जाता है। और उनके डेथ के अर्थात मरणोपरांत उनको 1901 में वो रिकग्निशन मिलता है, तब उनको फादर ऑफ जेंटिस कहा जाता है ना। कब? आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल की रीडिस्कवरी होती है, इसके बाद उनको फादर ऑफ जेंटिस की उपाधि मिलती है। आइए बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। It was the beginning of 19th century. There were three botanists named Hugo de Vries from Holland working on Ainothera lamarckia and evening primrose, Karl Correns from Germany working on Rhynia P and maize, and Erich von Sermark from Austria working on different flowering plant, independently drawn their work on plant hybridization and rediscovered it in 19th century, and they found the same result of the plant hybridization as like Mendel. देखिए कहा कि मेंडल को जब तक वो जीवित थे तब तक उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया, अर्थात 1900 तक उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया। तो हुआ क्या, उनके लिए रीडिस्कवरी अर्थात उनके लिए रीडिस्कवर लगाए गए, फिर से उस पर काम किया गया। तो ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी। कब थी? 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी। तीन महान वैज्ञानिक जो अलग अलग देशों से थे, वो कौन कौन थे? ह्यूगो de Vries जो हॉलैंड के थे, और उन्होंने जो अपना काम करना शुरू किया था आइनोथेरा लेमार्कियाना अर्थात इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया था, उन्होंने काम करना शुरू किया। कार्ल कॉरेंस जो कार्ल नगेली के शिष्य हुआ करते थे, उस समय के फेमस बॉटनिस्ट कार्ल नगेली के शिष्य थे कार्ल कॉरेंस, इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। ये जर्मनी से थे और इन्होंने राइनिया पी और मेज पर काम किया। और इसी प्रकार से एरिक वॉन शेरमार्क ऐसे एक वैज्ञानिक थे जिनके दादा मेंडल को बॉटनी पढ़ाया करते थे। अर्थात एरिक वॉन शेरमार्क के जो ग्रैंडफादर थे वो मेंडल साहब को बॉटनी पढ़ाए थे। तो ये तीनों महान वैज्ञानिक कौन कौन? ह्यूगो de Vries, कार्ल कॉरेंस जो कार्ल नगेली के शिष्य हुआ करते थे, और एरिक वॉन शेरमार्क, ये तीनों अलग अलग फेमस बॉटनिस्ट अलग अलग देश के। कौन कौन? एक हॉलैंड के हैं, एक जर्मनी के हैं और एक ऑस्ट्रिया शहर के हैं। इन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंटली प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर काम किया। जो मेंडल का काम था उसी पर इनको काम दिया गया। एंड रीडिस्कवर्ड इट इन 19th सेंचुरी, और फिर इन्होंने इसका कब रीडिस्कवरी किया? 19वीं शताब्दी में। सन 1884 ईस्वी में वो मर जाते हैं। 1900 ईस्वी में इनको फिर से दिया जाता है कि ये अलग अलग प्लांट पर रीडिस्कवरी करते हैं। एंड दे फाउंड सेम रिजल्ट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एज लाइक मेंडल, और ये लोग भी सेम वही रिजल्ट पाते हैं जो मेंडल ने पाया था। अर्थात जो मेंडल ने पाइसम सटाइवम पर जो रिजल्ट पाया था, सेम वही रिजल्ट इन तीनों वैज्ञानिकों को मिलता है, इन तीनों बॉटनिस्ट को मिलता है। और इसके बाद क्या होता है? दे रीपब्लिश द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द जर्नल फ्लोरा इन 1901। इसके बाद मेंडल्स का जो काम था उसको रिकग्निशन मिलती है और उनके लेख को इन्होंने रिपब्लिश कराया। किस जर्नल में? फ्लोरा जर्नल में सन 1901 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? पब्लिश करा दिया, प्रकाशित करा दिया। और किस नाम से? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से इन्होंने सन 1901 ईस्वी में मेंडल के लेख को फ्लोरा जर्नल में प्रकाशित कराया। और वहीं इनको और क्या होता है? In 1901, William Bateson confirmed Mendel's law of inheritance on the basis of the plant hybridization। और ये पूरा श्रेय जाता है फादर ऑफ जेंटिस कहलाने के लिए। अगर मेंडल को फादर ऑफ जेंटिस की उपाधि मिलती है तो इसका पूरा श्रेय जाता है किसको? विलियम बेटेसन साहब को। विलियम बेटेसन साहब ने इनके लेख को तीन अलग अलग बॉटनिस्ट को दिया था, ह्यूगो de Vries, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क को, और उन्होंने वही काम किया जो मेंडल किए थे। इसके बाद फाइनली सन 1901 ईस्वी में मेंडल को रिकग्निशन मिल जाता है। कब मिलता है? आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द विलियम बेटेसन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर विलियम बेटेसन कन्फर्म करते हैं कि मेंडल के द्वारा किया गया जो रिसर्च वर्क था वो बिल्कुल सही था। इसके आधार पर सन 1901 ईस्वी में मेंडल को फादर ऑफ जेंटिस का उपाधि मिलता है, अर्थात वो रिकग्निशन उनको मरणोपरांत मिलता है। आफ्टर द डेथ 1884 से उनकी मृत्यु हो जाती है और ये पहचान उनको फादर ऑफ जेंटिस की कब मिलती है? सन 1901 ईस्वी में। तो मेंडल ऐसे दुर्भाग्यशाली वैज्ञानिक थे जिनको जीवित होने पर अर्थात जीते जी उनको वो उपाधि नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो ये देखेंगे ये जो वैज्ञानिक हैं ये कौन है? ह्यूगो de Vries। कौन है ये देखेंगे ये ह्यूगो de Vries हैं और ये कार्ल कॉरेंस
और ये एरिक वॉन शेरलॉक, ये तीनों ऐसे महान वैज्ञानिक थे, ऐसे महान बॉटनिस्ट थे जिनके रिसर्च के द्वारा, जिनके रीडिस्कवरी के द्वारा मेंडल को वो पहचान मिल पाती है। और सबसे बड़ा श्रेय किसके ऊपर जाता है? विलियम बेटेसन साहब को जाता है, जिन्होंने वो रिकग्निशन, वो पहचान मेंडल साहब को दिला पाए। तो आज का वीडियो सेगमेंट्स यहीं तक। आप उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छे से समझ में आता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों को, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों किसी प्रकार का डिमांड हो, किसी प्रकार का सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स पर जाएँ, टाइप करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।